class 8. How are you all students? Today we are starting lecture, exercise. आज हम एक्सरसाइज करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस में। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन चैप्टर का लेक्चर्स दिए थे। बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर हैं उसके लेक्चर्स हम फर्दर क्लासेस में कर लेंगे, लेकिन आज जो है आप लोग कॉपीज़ में एक्सरसाइज का वर्क करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टर्म्स एंड एक्सप्लेनेशन से। इसमें हमारे पास सबसे पहली टर्म है सिंथेसिस। Synthesis, the combination or the production of chemical compounds by reaction from simpler material. डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा तमाम काम आपने कॉपी में लिखना है। ये जो मैंने आज का लेक्चर में दे रही हूँ इसको आपने कॉपी में लिखना है। सबसे पहले आप लोग प्रैक्टिस पेज बनाएंगे केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस का। उसके बाद आप लोग टर्म्स एंड एक्सप्लेनेशंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में कीजिएगा, खूबसूरत राइटिंग में कीजिएगा, साफ़ सुथरी राइटिंग में, कि आपको समझ में आ सके और टीचर्स को समझ में आ सके। कोशिश कीजिएगा मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, synthesis, the combination or the production of chemical compounds by reaction from simpler material. Decomposition, अच्छा समझाती भी चलूँ, सॉरी। सिंथेसिस का मतलब उर्दू में अगर हम देखें कि कम्बिनेशन या प्रोडक्शन, कोई मटेरियल जो आपस में कंबाइन होते हैं और और या उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, या जो भी प्रोडक्शन कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है, तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे अमल को सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन एक्सप्लेनेशन है द स्टेट और प्रोसेस ऑफ रॉटिंग और डिके। वो तरीका या वो प्रोसेस या वो अमल जिसमें कोई चीज़ डिकम्पोज हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाए, हल पजीर हो जाए। और लेकिन कौन सी चीज़, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं या किसी भी कंपाउंड की बात करते हैं जो मुकम्मल ख़त्म हो जाए। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन कहते हैं समथिंग फॉल्स और कंडेंस ऑन द ग्राउंड, स्पेशली रेन, स्नो और हेल। कुछ चीज़ें जो कंडेंस हो जाती हैं यानी गाढ़ी हो जाती हैं और वो फिर गिर जाती हैं, ज़मीन की तरफ आ जाए या फिर नीचे सेटल डाउन हो जाए। समटाइम कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जब आपस में रिएक्ट करते हैं, सोल्यूशन, दो डिफरेंट सोल्यूशन को आप जो है कंबाइन करें तो उसमें से एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कंडेंस होके नीचे जो है बेस में सेटल्ड हो जाता है, बैठ जाता है। खासतौर पर हम बात करते हैं रेन की या फिर स्नो और हेल। हेल कहते हैं बर्फ़ के गोलों को। तो जब वाटर, ये तीनों का ताल्लुक वाटर से है। ठीक है, जब वाटर कंडेंस होता है तो क्या ग्राउंड की तरफ ये गिरने लग जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंबशन। कंबशन यानी जलना, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग समथिंग, कोई चीज़ जब जल जाती है, बर्न आउट हो जाती है। ठीक है, रिएक्टेंट, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताया था, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट हमेशा किसी भी रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। ठीक है, अ सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट इन एंड अंडरगोस चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, वो चीज़ जो रिएक्शन के दौरान अमल में आती हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के दरमियान क्या है, डिफरेंस है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अ रिएक्शन व्हिच गिव्स आउट हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल फायरवर्क्स आर एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फायरवर्क्स जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की क्या है, एग्जांपल है। बाकी मैं आप लोगों को इसको डीपली जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इस वक्त मैं आप लोगों को सिर्फ काम बता रही हूँ, क्वेश्चन जो है मैं रीड कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को लिखते लिखते इसकी रीडिंग भी आनी चाहिए, ताकि आप लोगों को याद करने में ईजी हो, वर्ड्स को आप लोग प्रोनाउंस कर सकें। Endothermic reaction, a reaction which absorbs or takes in heat is called an endothermic reaction. For example, frying an egg is an endothermic reaction. Next question है आपके पास, what are the rules for writing chemical equation। जब आप chemical equation लिखते हैं तो उनके rules क्या होते हैं। तो step to follow when writing a chemical equation, आप heading डालेंगे मार्कर के साथ, और heading के बाद जो है आप इसी तरह ABCD करके पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट ए है, राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन।
B. Write down the correct formula for each of the following chemicals. C. Add up the atoms of each element on the left hand side of the arrow. D. Add up the sorry यहाँ पर जो है ना द है, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है यहाँ पे, ठीक है, THE द. Add up the atoms of each element on the right side of the arrow. अच्छा यहाँ पर राइट हैंड साइड आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी आप हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड. ये मुझसे टाइपिंग में थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है, मिस टाइप हो गया है. आगे E. If there are the same numbers of atom of each element on the left hand side of the arrow as there are on the right hand side of the arrow, then the equation is balanced. If not, then balance the equation by putting numbers in front of the formula. Next F है add state symbols. हमने तीनों हमने 6 पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में लिख लेने हैं. आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हाउ कैन यू प्रूव द लॉ एक्सपेरिमेंटली. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आपने डिफाइन करना है, यानी डेफिनेशन लिखनी है, और आपने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है, कॉपी में लिखना है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन स्टेट्स दैट matter can neither be created nor destroyed. The mass of the reactants must be equal to the mass of the products. ये जो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन की स्टेटमेंट भी कह सकते हैं आप उसको, डेफिनेशन भी कह सकते हैं और लॉ भी कह सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है एक्सपेरिमेंट की. टू प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, weigh a crucible and let put a coil of magnesium से लेकर at the beginning of the experiment तक आपने लिखना है बुक पेज नंबर 46 से. आपने पेज नंबर 46 आपने लिखना है. टॉप पर जो है एक्सपेरिमेंट लिखा होगा ब्लू बॉक्स में, ब्लू कलर भी हुआ होगा, वहां पर आप देखिएगा एक्सपेरिमेंट की हेडिंग मिली हुई है और ये फर्स्ट लाइन वहाँ लिखी हुई है टू प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है. वो पूरा आपने कॉपी कर लेना है. मैंने आप लोगों को ये डॉटेड में बताया, इसका मतलब है कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कॉपी में उतारना है, ठीक है. राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द केमिकल इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. सो ये जो क्वेश्चन है आपको कुछ जो है ना रिएक्शंस दिए हुए हैं, उसको आपने किस तरह लिखना है मैं आपको जो है लिख के बता रही हूँ. तो आपने कॉपी में बिल्कुल ऐसे लिखना है. पहले आप बुक से जो है ना ABC करके या 1 2 3 करके जो है उतारेंगे ब्लैक पॉइंटर से. तो आपको इस फॉर्म में जो है लिखा हुआ है बुक में, आपके पास इस फॉर्म में फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है, यानी हाइड्रोजन के 2 कंपाउंड्स 2 टाइम्स हैं प्लस ऑक्सीजन के 2 कंपाउंड्स हैं 2 टाइम्स हैं. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड्स में रिएक्शन करवाया है तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है. ये बुक में आपके पास क्वेश्चन में इस फॉर्म में लिखा हुआ है और हमने क्या करना है, हमने इनकी इक्वेशंस बनानी है, हमने इनको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, एज इट इज़ लिखना है. सेम कंपाउंड होंगे, सेम एटम्स होंगे, हमने कोई न्यू एटम इसके अंदर ऐड नहीं करना. तो बुक में आपके पास इस फॉर्म में तमाम इक्वेशंस लिखे हुए हैं. अब मैं आपको लिख के बता रही हूँ, आपने आंसर जो है किस फॉर्म में लिखने हैं. ब्लू कलर से आप लिखेंगे, ब्लू इंक पेन से 2H2 कैपिटल H लिखेंगे और जो कैपिटल H के बाद का जो 2 है वो आप एज इट इज़ नीचे लिखेंगे छोटा सा. और ऑक्सीजन का O कैपिटल फॉर्म में और 2 नीचे एरो 2H2O, यानी वाटर के 2 कंपाउंड्स बने हैं, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास जो है नेक्स्ट के मैं डायरेक्ट जो है आंसर लिख रही हूँ, आप बुक से देख लीजिएगा और उसको जो बुक में है वो आपने ब्लैक पॉइंटर से लिखना है. मैं जो आपको आंसर बता रही हूँ आपने ब्लू से लिखना है, ठीक है.
नेक्स्ट आपके पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के दो कंपाउंड 3H2। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जब केमिकल रिएक्शन करवाया तो उन्होंने क्या फॉर्म किया, अमोनिया गैस प्रोड्यूस हुई। तो 2NH3। नेक्स्ट आपके पास है आयोडीन। आयोडीन के दो कंपाउंड्स हैं, आयोडीन और क्लोराइड। तो उसने प्रोड्यूस किए आयोडीन क्लोराइड। ठीक है, आयोडीन क्लोराइड के दो कंपाउंड्स। ये जो टू यहाँ जो मैंने ये जो है ना नंबरिंग, ये असल में इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाए गए हैं। ठीक है, ये जब इक्वेशन बैलेंसिंग का मैं लेक्चर दूंगी हाउ टू बैलेंस इक्वेशन में, तो आप समझ जाएंगे कि हमने कैसे बैलेंस करनी है इक्वेशन को। यहाँ आपने फिलहाल सिर्फ कॉपी में लिखना है ताकि आपके एक्सरसाइज के काम भी टाइम टू टाइम हो सके। फॉस्फोरस, ये जो है ये सैम्पल है फॉस्फोरस का, प्लस 3Cl2 क्लोराइड, फॉस्फोरस क्लोराइड। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड विद ऑक्सीजन। इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, इन्होंने भी सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन रिएक्शन। ए है 1 एटम ऑफ कॉपर कंबाइंस विद 1 एटम ऑफ सल्फर। कह रहे हैं कि कॉपर का एक एटम कंबाइन करना है, किसके साथ कंबाइन के लिए आप सैम्बल लगाएंगे प्लस का, 1 एटम ऑफ सल्फर के साथ आपने कंबाइन करना है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कॉपर सल्फेट। यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 2 एटम ऑफ पीबी कहते हैं लेड को, combines with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of lead oxide। तो आपने इसको ऐसे लिखना है 2 molecules of Pb। इसको कंबाइन करना है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करेगा 2Pb। कैपिटल और स्मॉल लेटर का बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये सैम्पल जो हैं अगर आप स्मॉल या कैपिटल लेटर का ख्याल नहीं रखेंगे तो केमिकल सैम्बल्स मेंशन नहीं होंगे, ये मिस्टेक होगी फिर आपकी। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन ऐसा है जो वो मैं आपको सिर्फ क्लास में ही समझाऊंगी इंशाल्लाह जब आप कम आएंगे बहुत जल्द। अब आप लिखें यहाँ पर आपने लिखना है MCQs। फर्स्ट आपके पास है रिएक्शन विच गिव्स आउट हीट इज कॉल्ड डैश। तो आपने आंसर ये जो मैंने बॉट करके लिखा हुआ है ये आंसर है इसका, एक्सोथर्मिक। द डैश इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। एरो नंबर या फॉर्मूला, तो एरो आंसर है। डैश सिंबल्स टेल वेदर आर केमिकल इन द इक्वेशन इज अ सॉलिड लिक्विड और गैस। तो केमिकल है ये, स्टेट है ये कंट्री, तो आंसर है उसका स्टेट। अ डैश चेंज इज डिफिकल्ट टू रिवर्स, फिजिकल केमिकल या डायरेक्शन, तो आंसर इज केमिकल। In a chemical equation, the mass of the reactant must be equal to the mass of the dash, product, mass or sum. Answer is product. ये सारा काम आप लोगों ने कॉपी में लिखना है विद नीट एंड क्लीन राइटिंग। राइटिंग का बहुत ख्याल रखिएगा, स्पेलिंग्स का भी बहुत ख्याल रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़। सर पॉज किया।